नमस्कार। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाती है। इस मौके पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक 2 दिवसीय वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर को हुई जो बाइडेन के ओपनिंग रिमार्क्स के साथ। इस वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट में दुनिया भर के 110 से ज्यादा देश शामिल होने वाले हैं, जिन देश पर डेमोक्रेसी है, यानी दुनिया भर में फैली डेमोक्रेटिक कंट्रीज इस वर्चुअल समिट में शामिल होने वाली हैं। तमाम देश नहीं, जैसे कि साउथ एशिया में सिर्फ 4 देशों को यूएस ने इनवाइट किया था, जिसमें भारत, मालदीव्स, नेपाल और पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान को भी अमेरिका ने डेमोक्रेसी मानते हुए इनवाइट किया। और लेकिन खबर यह नहीं है कि पाकिस्तान को इनवाइट किया, खबर इससे कहीं बड़ी है। 9 दिसंबर को यह वर्चुअल समिट शुरू हो गई। 2 दिवसीय समिट होनी है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने इस डेमोक्रेसी समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने एक वक्तव्य जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बड़ी सुगर कोटिंग करते हुए भाषा में पाकिस्तान ने कहा कि दरअसल वो डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स वैल्यूज की कद्र करते हैं और वो आगे अमेरिका से आपसी बातचीत में, यानी बायलैटरल टॉक्स में इन मुद्दों पर बात करना चाहेंगे, लेकिन वो डेमोक्रेसी समिट में शामिल नहीं होंगे। ये कहते हुए पाकिस्तान ने यूएस के प्रस्ताव को, इनविटेशन को ठुकरा दिया। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आई तो आई कहां से? दरअसल इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह, इस डेमोक्रेटिक समिट को पूरी दुनिया के जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, इसको एंटी चाइना ब्लॉक के तौर पर देख रहे हैं। हम जानते हैं कि इस डेमोक्रेसी समिट को डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। जो बाइडेन ने उन्हीं वैल्यूज को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें रखा है। इसका जो मोटो उन्होंने रखा है, वो मोटो है टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एंड कन्फ्रंट ऑटोक्रेसीज अब्रॉड। ये इस डेमोक्रेसी समिट की टैगलाइन रही है। इसमें 3 थीम रखी गई है। पहली थीम है डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, दूसरी है एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, और तीसरी है एडवांसिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ये 3 थीम इसमें रखी गई और टैगलाइन हो, थीम हो, ये कहीं ना कहीं सीधा आवाज चाइना पर करती नजर आती है, जिसकी वजह से हाल ही में चाइना ने भी बड़े एग्रेसिवली ना सिर्फ डिफेंडिंग स्ट्रेटजी अपनाई है, बल्कि ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाते हुए हाल ही में खुद को डेमोक्रेसी घोषित कर दिया, असली डेमोक्रेसी घोषित किया। और हाल ही में चाइना ने एक व्हाइट पेपर इशू किया, करीब 13,000 वर्ड्स का ये व्हाइट पेपर, जिसमें चाइना ने टाइटल रखा, चाइना डेमोक्रेसी दैट वर्क्स। इस पूरे व्हाइट पेपर में चाइना ने यह कहने की कोशिश की कि दरअसल असली डेमोक्रेसी चाइना है और जो यूएस करना चाह रहा है दरअसल वो ऑटोक्रेसी है। लिहाजा चाइना ने काउंटर ऑफेंसिव होते हुए इस डेमोक्रेसी समिट के खिलाफ एक कैंपेन की शुरुआत कर दी। लेकिन वो कैंपेन अकेले नहीं होगा, लिहाजा चाइना ने उन देशों को मनाने की, समझाने की, दबाव डालने की कोशिश की जो इस समिट में शामिल होने वाले हैं। जाहिर है पाकिस्तान का नाम भी उसमें शामिल था, और पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन हम सब जानते हैं, ये एक मालिक और एक नौकर जैसे संबंध है। चाइना ने सीधे सीधे पाकिस्तान को बता दिया कि अगर आप यूएस के इस समिट में शामिल होंगे डेमोक्रेसी के नाम पर, तो आप अपने संबंधों को खटाई में पाएंगे, इसके नतीजे भुगतने होंगे। लिहाजा पाकिस्तान में 2-3 दिन लगातार इसको लेकर चर्चा हुई और अंततः ठीक एक दिन पहले, समिट की शुरुआत से एक दिन पहले, पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने घोषणा कर डाली कि वो इस समिट में शामिल नहीं होंगे। जाहिर है इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि पाकिस्तान खुद ही नहीं मानता कि वो डेमोक्रेसी है, फिर भी एक मौका मिल रहा था एक ऑप्टिक्स दिखाने का, खुद को डिपिक्ट करने का, उसको भी पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। दबाव सीधे चाइना से आया। इतने उस दबाव के सामने पाकिस्तान को झुकना ही था, उसके पास कोई चारा नहीं था। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इसलिए भी हिम्मत नहीं दिखाया पाया कि इकलौता
चाइना ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद कर रहा है और किसी भी स्थिति में, चाहे वो कर्ज देकर ही, उसको कर्ज के और बोझ तले दबाकर ही, उसके साथ खड़ा जरूर है। अमेरिका ने अब तक किसी तरह के बेहतर संबंध की कोई ऑप्टिक्स भी अब तक दिखाने को तैयार अमेरिका नहीं हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगा। खासतौर पर जब अफगानिस्तान के मुद्दे में अब पाकिस्तान की अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी यूएस ने पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर दिखाया और पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश की। इग्नोरेंस की हद इस हद तक है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद या उससे पहले भी अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक मिस्ड कॉल तक नहीं मारी है। फोन करना, बातचीत करना तो दूर, किसी तरह का अब तक संदेश तक नहीं भिजवाया है। लिहाजा इतना बड़ा कोल्ड शोल्डर देने के बाद पाकिस्तान को पता था कि अमेरिका की तरफ से एक रत्ती मात्र भी पॉजिटिव संदेश नहीं है। लिहाजा अगर चाइना भी बैकआउट कर लेता है तो उसके पास आगे अपनी क्या इकोनॉमी, जो बची कुछ इकोनॉमी है, उसको संभालने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लिहाजा मरता क्या न करता, आगे कुआं पीछे खाई, पाकिस्तान ने वही चुना जो कि उसको चुनने के लिए कहा गया। चाइना ने जैसा कहा और पाकिस्तान ने अंततः यूएस की डेमोक्रेसी समिट में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इस नोट के साथ कि आगे वो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के इस फैसले के इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के मसले पर यूएस पहले से ही पाकिस्तान पर खपा है और यूएस में बड़े जोरदार तरीके से पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाने की चर्चा चल रही है। हाल ही में यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी इस तरह के बयान दिए थे जिसमें कहा था कि उन देशों पर सैंक्शंस लगाए जाएं, उनको पनिश किया जाए जहां पर डेमोक्रेसीज और ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम है। लिहाजा अब इस डेमोक्रेटिक समिट में शामिल ना होकर पाकिस्तान ने एक और मौका दे दिया है यूएस को उस पर सैंक्शंस लगाने का। दूसरा, पाकिस्तान फिलहाल अपनी डूबती हुई मैशत यानी जो उनकी जो इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए पूरी तरह निर्भर है आईएमएफ पर। आईएमएफ की तमाम शर्तों को मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने अपने मुल्क में की जो महंगाई की दर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, हर एक चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अगर यूएस नाराज हो जाता है तो आईएमएफ से आने वाले पैसे भी मिलने मुश्किल हो सकते हैं, जिसका नतीजा अंततः पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अगेन ऐसी स्थिति में इतना तय है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं मरता क्या ना करता, फिलहाल जो सामने है उसको भी पाकिस्तान खो नहीं सकता था। चीन जो किसी तरह भले ही बराबरी का रिश्ता ना सही, एक मालिक और एक नौकर के रिश्ते की तरह ही कम से कम उसके जो रिश्ते बचे हुए हैं, जो मदद उसको मिल रही है, उसकी उम्मीद तो उसको अब तक बची हुई है कि डूबते को चाइना जरूर बचाएगा। बहरहाल ये बड़ा कदम है। एक और बड़ी खबर निश्चित तौर पर ये डेमोक्रेसी है, इसमें इंडिया के दुनिया भर के, जैसे मैंने बताया कि दुनिया भर के 110 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट इसमें शामिल होंगे। ये निश्चित तौर पर जो कूटनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये एंटी चाइना एक ब्लॉक यहां पर तैयार हो रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया की डेमोक्रेसी शामिल है और वो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज को एक कड़ा संदेश देना चाहती हैं कि उनकी ऑथोरिटेरियन रिजीम अब नहीं चलने वाली और उसको हर तरीके से बॉयकॉट किया जाएगा। इसी तरह की समिट से इसके आगे के रास्ते निकलने वाले हैं। अब चाइना के सामने भी बड़ी मुश्किलें यहां पर आने वाली हैं, क्योंकि अगर 110 से ज्यादा देश डेमोक्रेसी के नाम पर उनके खिलाफ माहौल बनाने लगते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन भी चाइना के लिए बड़े मुश्किल भरे होने वाले हैं। हालांकि प्रोपेगेंडा के जरिए चाइना ने इसको काउंटर करने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन एक और बड़ा दांव इस डेमोक्रेसी समिट के जरिए अमेरिका ने खोला है, वो है ताइवान को इस डेमोक्रेसी समिट में इनवाइट करके। हम जानते हैं कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, यानी चाइना मेनलैंड चाइना के साथ साथ ताइवान, हांगकांग को भी अपने मुल्क का हिस्सा मानता है, वन कंट्री का हिस्सा मानता है। और चाइना की यह पॉलिसी रही है कि जिस देश के
कूटनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध ताइवान के साथ हैं ऑफिशियली, उसके साथ चाइना संबंध नहीं रखता। लिहाजा अमेरिका ने सीधे डेमोक्रेटिक समिट में चाइना और ताइवान को एक डेमोक्रेसी कंट्री के तौर पर इनवाइट करके एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश वही कि वो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर मानता है और उसको डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर देखता है, और सीधे चीन को संदेश है कि वो आने वाले दिनों में सीधे सीधे टक्कर लेने का मूड में है। यह ब्लॉक जो डेमोक्रेसी समिट के तौर पर बनेगा। और भी कई ब्लॉक हम जानते हैं, क्वाड ब्लॉक और भी कई ब्लॉक यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर यूएस ने बनाए हैं, जिनका सीधा सीधा एक ही मकसद है, चाइना को काउंटर करना, उसकी अथॉरिटेरियन रिजीम को काउंटर करना। और कोविड के बाद जिस तरीके से उसके नए रूप का चाइना को पूरी दुनिया ने देखा है, उसको किसी तरह से कंटेन करना, ये कोशिश शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में चाइना के लिए भी मुश्किलात आने वाली है। बहरहाल चाइना ने इसको काउंटर करने के लिए, जैसे मैंने कहा, कि व्हाइट पेपर निकाला है, लेकिन चाइना ने एक और काम किया है कि खुद यूएस में भी बड़े ऑफेंसिव तरीके से एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया है, जिसमें वहीं के एक्सपर्ट्स से, वहीं के अखबारों में, यानी यूएस के बड़े बड़े अखबारों में इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जिसमें खुद वो वहां की यानी यूएस डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई, जिसका जिस्ट यही है, हर एक आर्टिकल में यह कहा जा रहा है कि यूएस को खुद इस बात का अधिकार नहीं है कि वो दुनिया की दूसरे देशों की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करे, जबकि यूएस में खुद डेमोक्रेसी सवालों के घेरे में है। इस तरह की कोशिश शुरू हो चुकी है। यानी यूएस की डेमोक्रेसी, जो कि दुनिया भर में एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर देखी जाती है, उस पर खुद चाइना के प्रोपेगेंडा कैंपेन के जरिए, यूएस के अखबारों में, यूएस के एक्सपर्ट के जरिए यूएस की डेमोक्रेसी पर ही सवालों के घेरे में लाने की शुरुआत हो चुकी है। लगभग हर एक बड़े अखबार में इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। बहरहाल ये यूएस वर्सेस चाइना की जो वॉर है और उसका एक प्लेटफॉर्म डेमोक्रेसी समिट है, इसके बाद ये वॉर आगे किस मोड़ पर जाएगी, हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए जम्मू कश्मीर नाउ। नमस्कार।